हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसके अंदर आपका अगला टॉपिक है दैट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, हम इसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और बर्जीलियस हाइपोथेसिस दोनों पढ़ेंगे। बर्जीलियस बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, आपने इसको 10th में भी पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो भी इसी ने दी थी। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हमने गे-लुसैक्स लॉ पढ़ा। तो गे-लुसैक लॉ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डाल्टन लॉ, क्योंकि डाल्टन लॉ कहता है कि एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं, एटम्स एक्चुअली में उसने वर्ड यूज किया था कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इन द सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। जबकि गे-लुसैक थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि जब गैस आपस में रिएक्ट करेंगी दे विल कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स, वो वॉल्यूम्स की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, डाल्टन कहता है कि एटम आपस में कंबाइन करके जो है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, जबकि जो गे-लुसैक थ्योरी है वो ये कहती है कि जब भी गैस आपस में रिएक्ट करेंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी, वो वॉल्यूम की फॉर्म में रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। तो बर्जीलियस साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर एक थ्योरी कहती है कि वॉल्यूम के हिसाब से रिएक्ट करती है, एक थ्योरी कहती है कि एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम और एटम के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग चीज बता रही हैं, सही दोनों की ही है, तो इसका मतलब एटम्स और वॉल्यूम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसने अपने इनको पढ़ के एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया। उसने क्या लिखा, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at same temperature and pressure contains equal number of atoms। ठीक है, और उसने एक हाइपोथेसिस दी, दोनों चीजों को कोरिलेट किया उसने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को और गे-लुसैक लॉ को। और उसने ये बोला कि अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक HCl गैस हो, एक मेरे पास O2 गैस हो, ठीक है, और एक मेरे पास SO3 गैस हो, पर इन तीनों की वॉल्यूम मैंने बराबर बराबर ले रखी है। भाई मैंने इसका भी 1 लीटर लिया, इसका भी 1 लीटर लिया और इसका भी 1 लीटर लिया, और तीनों को स्टडी करने के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो मैंने कांस्टेंट कर दिया। वो मैंने पीछे भी समझाया था बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम पे फर्क डालते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको बदल नहीं सकते, नहीं तो वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या ले लिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, इनको नहीं बदल रहे। तो उसने एक बात ऑब्जर्व की, इफ डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम वॉल्यूम at a constant temperature and pressure are observed, they will contain the same number of atom। अगर इसके अंदर एटम मान लीजिए 1 लीटर के अंदर हम कुछ भी मान ले x एटम है, तो यहाँ पे भी x होंगे और यहाँ पे भी क्या होंगे, x ही होंगे। ठीक है, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं तुमसे ये कह दूं भाई एसटीपी कंडीशन पे ये मेरे पास 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो तुम आराम से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट आउट कर सकते हो कि मैडम 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और 3 और 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि बराबर बराबर वॉल्यूम अगर हमने अलग अलग गैसेस की ली और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो उन सब के अंदर गैसेस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या थे बेटा, बराबर बराबर थे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके जो आपकी गे-लुसैक एक्सप्लेनेशन है उसको और बर्जीलियस हाइपोथेसिस दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये लिखते हो H2 प्लस में Cl2 गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2HCl, गैस गैस एंड गैस। ओके, सो जो आपकी गे-लुसैक थ्योरी है वो क्या कहती है, इस गैस की एक वॉल्यूम कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ दिस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। क्लियर है? ठीक है, अब इसने क्या माना, अब मान लो मेरे को ये तो नहीं पता ना, जैसे मान लो तुमने 1 लीटर ले रखी हो, तो 1 लीटर में तो हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, और 1 लीटर के अंदर ही क्लोरीन के भी बहुत सारे जो है वो एटम होंगे। तो आप मान लीजिए कि आपने n एटम ले रखे हैं, नंबर ऑफ एटम विल बी x n y जो भी आप माने। ठीक है, तो अब ये हम पढ़िए, तो हमने पढ़ा गे-लुसैक के हिसाब से। अब बर्जीलियस क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस के n एटम कंबाइंड विद n एटम ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2n एटम ऑफ HCl गैस, ये आपकी बर्जीलियस हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसने वॉल्यूम की जगह एटम्स को यूज कर लिया
कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है कि जितने हाइड्रोजन के आप एटम यूज करोगे उतने क्लोरीन के होंगे और उससे दुगने बनेंगे किसके, HCl के। तो हमने लिखा n atom of this combines to form 2n atom of दिस, ठीक है। और इसको उसने नाम दिया था कंपाउंड एटम। जैसे आज तो हमें पता है दिस इज मॉलिक्यूल और कंपाउंड, पर उस टाइम में इसको क्या नाम दिया था, एटम और 2n एटम कंपाउंड एटम बोला था उसने इसको, 2n कंपाउंड एटम, ये वर्ड यूज किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस रेशो को सिंपल करने के लिए, क्योंकि इधर तो 2 बन गए आपके, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि रेशो सिंपल हो जाए। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या बनेगा, इट इज 1 अपॉन में 2, ठीक है। आप कह सकते हो, देखो जैसे n एटम आपने लिया और बहुत सारे ले रखे, आपने पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइडेड बाय 2 की बजाय आप 2n कर लीजिए ताकि आपका रेशो जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2n आया ना, तो पूरी इक्वेशन को आप 2n से डिवाइड कर लीजिए ताकि सिंपल रेशो पता चल जाए, डिवाइडेड बाय 2n। अगर आप इसको 2n से डिवाइड करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2n एंड 2n डिवाइडेड बाय 2n, तो आपका आंसर क्या आया, 1, that will be half and that will be half। अब आपका आंसर क्या आया, हाफ एटम इसका कंबाइन करता है टू फॉर्म 1 कंपाउंड एटम। मतलब मेरे को अब ये सिंप्लीफाई करके पता चल गया कि इन दिस इक्वेशन हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाफ एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 एटम ऑफ HCl। ये बात सही भी है भाई, अगर इस बैलेंसिंग को मैं यूं भी तो लिख सकती हूँ ना, H प्लस Cl गेट्स कन्वर्टेड इनटू HCl, लिखा जा सकता है। माना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो H2 और Cl2 है, बट अगर मुझे 1 मोल ही बना के दिखाना HCl का तो आप यूं लिखोगे, ठीक है। तो यही बात इसने कही कि हाफ एटम, अब हाफ एटम का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, क्योंकि एक्चुअली में H2 का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका तो हाफ ही हो गया, ये हाफ इसका कंबाइन करता है तब जाके एक किसका बनता है, HCl का बनता है। तो उसने अपनी बात को ऐसे समझाने की जो है वो कोशिश करी, ठीक है। माना कि गैस को ऐसे लिखना सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब इस फॉर्म में नहीं मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जैसे आपको डिफाइन करना पड़े कि एटम, मॉलिक्यूल क्या फर्क होता है, तो बेटा एटम तो वो स्मॉलेस्ट यू समझ लीजिए आप पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सोडियम का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, बट हाइड्रोजन का नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, H2 की फॉर्म में, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है कि भाई आप एक तो लिख रहे हो ये H प्लस Cl गेट्स कन्वर्टेड इनटू HCl, और एक आप ये लिख रहे हो H2 प्लस में Cl2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2HCl। लग रहा है कि तुमने एक इक्वेशन को थोड़ा सिंपल वर्जन में और यहाँ पे हमने नंबर बड़े यूज कर लिए, बट दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? एटम वो चीज है, वो सब्सटेंस है, वो मैटर की फॉर्म है जिसमें अपना खुद का वजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मिलते ही नहीं है, ठीक है, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे। पर सोडियम का एटम मिल जाएगा, आयरन का एटम मिल जाएगा, कॉपर का एटम आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कभी भी सोडियम को Na2, ठीक है, इसी तरह आयरन को Fe3 तो नहीं देखा होगा, उनके एटम मिल सकते हैं। दैट एटम्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट इनके नहीं मिल सकते हैं। तो आपको एटम और मॉलिक्यूल के बीच में भी जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया, अब आती है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है बेटा, उसने ये देखा कि जो बर्जीलियस ने एटम यूज किए, जनरली गैसेस तो एटम के फॉर्म में मिलती ही नहीं है भाई, सिवाय नोबल गैसेस को छोड़ के, जो कि आपको पता है कभी भी Ne2 He3 ऐसे नहीं मिलती। बाकी सारी गैसेस तो या तो डायटोमिक, ट्राइटोमिक यूं है, वो कभी एक एटम के फॉर्म में तो नहीं मिलती है। तो एवोगैड्रो ने इसी हाइपोथेसिस को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उसने बोला कि जब गैसेस जनरली मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही मिलती हैं, तो फिर इस हाइपोथेसिस में भी मॉलिक्यूल यूज करना चाहिए, नॉट एटम्स। और उसने इस डेफिनेशन को बदल दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसने अब इसको ऐसे लिख दिया, और इसको हम बोलते हैं दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। अब एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। देखो इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है HCl के।
अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे क्या पता चला, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आधे मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल HCl का बनाता है। अब एकदम सब सही समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हमने जो है वो टर्म यूज करी, वन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद वन मॉलिक्यूल टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अगर आप इसको और सिंपल कर रहे हैं देन इट इज हाफ हाफ, हाफ और हाफ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। ये जो चीज है ये बहुत आराम से समझी जा सकती है। कैसे? जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी, अब आप इस चीज को प्रूव कैसे करोगे कि एक्चुअली में ये सही होता है। तो 9th में जो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, आप उससे इसको आराम से प्रूव कर सकते हो दैट दिस इज वैलिड और नॉट, ये बात सही है कि नहीं है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और मैंने कंडीशन एसटीपी मान रखी है क्योंकि हमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, तो एसटीपी मान लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास वॉल्यूम मुझे बराबर बराबर करनी है ना, तो मैंने दोनों की वॉल्यूम मान ली 11.2 लीटर, और ये भी मैंने ले लिया 11.2 लीटर। मैं ये टर्म इसलिए ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए, आपको रिजल्ट जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और मेरे को ये बात प्रूफ करनी है कि इन वॉल्यूम बराबर बराबर वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर रहेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखो, इसमें अगर मेरे को नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पता करने हैं मॉलिक्यूल्स, तो मैं कैसे पता करूंगी, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अब इसमें एवोगैड्रो नंबर जितने होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, एटम्स की बात तो नहीं कर रहा, तो आप लिखोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। ये बेटा मैं मोल की डेफिनेशन यूज कर रही हूँ, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है मोल का, जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर इतने मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ऑक्सीजन की भी वॉल्यूम कितनी है, 11.2, और इसकी भी है। तो देखो इतने में अगर इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितने होंगे, बटे में 22.4, और हमें पता कितने में करना है, 11.2 लीटर में कितने होंगे। तो आप इसको कर लीजिए गुणा में 11.2, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इट इज डायरेक्टली बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। आपका आंसर आ गया। अब चलो ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करते हैं। 22.4 लीटर ऑक्सीजन will contain how many number of molecules at STP, वही एवोगैड्रो नंबर, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि गैस कौन सी है। 10 raised to power 23 molecules, तो 1 लीटर कितनी करेगी, डिवाइडेड बाय 22.4, और 11.2 लीटर कितनी मॉलिक्यूल रखेगी, मल्टीप्लाई बाय 11.2 लीटर, वही आएगा आपका आंसर 3.011, ठीक है। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा। मतलब अगर 1 लीटर की ले लीजिए आप, या फिर कोई दूसरी भी गैस ले लो, क्योंकि O2 की जगह तुम O3 भी ले सकते थे, SO3 भी ले सकते थे, SO2 भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। हमें मॉलिक्यूल्स पता करने ना, तो मॉलिक्यूल्स का एवोगैड्रो नंबर जितने ही होते हैं। अगर मुझे एटम निकालने पड़ते तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटोमिसिटी को गुणा करना पड़ता, पर अभी तो सिर्फ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर एसटीपी कंडीशन के ऊपर 22.4 लीटर हर गैस का एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल रखेगा, तो अगर मैं उनकी 1-1 लीटर लूंगी तो भी उनके मॉलिक्यूल बराबर होंगे, मैं उनकी 5-5 लीटर ले रही हूँ तो भी उनकी वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सेम। तो ये चीज एक्चुअली सही है जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया है बर्जीलियस हाइपोथेसिस, जिसने नंबर ऑफ एटम यूज किया, ठीक है। उसके बाद एवोगैड्रो ने सोचा कि जब गैसेस मिलती ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में है कुछ एक को छोड़ के, तो फिर एटम की जगह में क्या यूज करना चाहिए, मॉलिक्यूल। तो उसने इसी हाइपोथेसिस को थोड़ा सा बदल दिया बाय यूजिंग टर्म मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ या फिर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। चलिए उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ पढ़ने के बाद अब क्या क्या चीजें हैं जो इससे पता कर सकते हैं। सो 3 मेजर एप्लीकेशन है, उसमें से हम फर्स्ट कर रहे हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी,
किसी भी गैस की एटॉमिसिटी आप बता सकते हो अगर आपको ये बर्जीलियस या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस उस इक्वेशन के बारे में पता है। एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? इन वन मॉलिक्यूल the total number of atoms, किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के अंदर, किसी भी गैस के अंदर जो उसका एक मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, तो एटॉमिसिटी 2 है। हाइड्रोजन के अंदर टोटल 2 तो 2 है। SO3 के अंदर 3 और 1 4 तो एटॉमिसिटी 4 है। अमोनिया के अंदर 3 और 1 4 तो एटॉमिसिटी 4 है। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं ये उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो इक्वेशन को देख के हम किसी गैस की एटॉमिसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। H2 plus O2 gets converted into 2H2O और मैंने यहाँ पे कर दिया ट्वाइस। ये आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। गैस गैस गैस, ठीक है। आप शुरू में इसको देखोगे तो देखो, आप चाहो तो इसको वॉल्यूम से भी समझ सकते हो। नहीं, चलो हम एवोगैड्रोस एप्लीकेशन ही कर रहे हैं तो हम इसको मॉलिक्यूल से करते हैं, ठीक है। इसके दुगड़े हैं, इसके दुगड़े हैं और इसका सिंगल है तो हम इसको n मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ऑक्सीजन के n मॉलिक्यूल 2n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 2n मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियरली समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि रिएक्शन के अंदर आप एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ही लोगे। जब भी तुम मान लीजिए तुमने 2 ml भी हाइड्रोजन गैस ली तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने मान लिया हमारे पास ऑक्सीजन के n मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस के ऑटोमेटिकली 2n हो गए बाय इक्वेशन, और वाटर के भी कितने हैं? 2n। अगर आपको इक्वेशन सिंपल रखनी है, बहुत ही सिंपल, मतलब एक के हिसाब से निकालना है, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2n। आप इसको भी आप 2n से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप 2n से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप 2n से डिवाइड कर दीजिए। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया आपका हाफ। अब मेरे को क्या पता चला? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन combines with half molecule of oxygen combines to form 1 molecule of water। समझ आया आपको? ठीक है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। देखो बेटा मैंने लिख दिया जैसे O2 H2O, तुम कहोगे मैडम इसमें तो एटॉमिसिटी पता चलती है, तो आप चाहो तो आप इसको वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, क्योंकि ये तो चलो आपको पता है, हम इसको प्रूव नीचे कर देंगे। अब आपको ये पता है कि जब आपने वाटर का फॉर्मूला देखा, हमें तो एटॉमिसिटी पता करनी है ऑक्सीजन की। अब जब वाटर का फॉर्मूला ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है ना उसके अंदर 1 एटम है, इसका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो वाटर जब बना तो उसमें 2 तो एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने में हमने तो आधा मॉलिक्यूल यूज किया ऑक्सीजन का। समझ रहे हो कि नहीं? हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू फॉर्म वाटर, और वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का एटम 1 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि भाई आधा मॉलिक्यूल खर्च हुआ वाटर को बनाने में, और वाटर के फॉर्मूले में तो एक ही ऑक्सीजन का एटम आया, मतलब आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 एटम ऑक्सीजन के बराबर है, तो एक मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा? सो द 1 molecule of oxygen will be equal to 2 atom of oxygen। 2 atom of ऑक्सीजन। आपको पता चल गया एटॉमिसिटी क्या है भाई? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन के 2। तो इस तरह से हम एटॉमिसिटी जो है वो क्या कर सकते हैं? किसी भी गैस की पता कर सकते हैं। ये हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज करके इस बात को यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, चलिए इसकी सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। So the next application is that Avogadro's hypothesis is used to find out the relationship between molecular mass of a gas and vapor density। ये vapor density चीज आपके लिए नहीं है, तो देख लीजिए vapor density होती क्या है। वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की होती है डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, जो भी गैस आप ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस।
उस गैस की डेंसिटी क्या है बटे में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्या है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर, बिकॉज डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है और वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर से बदलती है, तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। किसी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस की डेंसिटी बटे में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी का जो रेशियो है दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, और हम इसको रिलेट करेंगे बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ भाई, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं तो जो डेंसिटी है उसको मैं मास से रिलेट कर सकती हूँ। अब आप इसको यूं लिख सकते हो, मास ऑफ दैट गैस in a given volume at STP बटे में mass of hydrogen gas in same volume at STP। बोलो बात समझ में आई भाई, डेंसिटी गैस की और डेंसिटी हाइड्रोजन की, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने सेम ले लिया दोनों कंडीशन में, वॉल्यूम चेंज नहीं करी, तो इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो मैंने इसको लिख दिया मास ऑफ दैट गैस इन ए गिवन वॉल्यूम, एसटीपी कंडीशन है, बटे में मास ऑफ हाइड्रोजन गैस सेम वॉल्यूम के अंदर, और कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पे भी क्या ले रखी है हमने, एसटीपी ले रखी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वजन ले रखा है और वॉल्यूम को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, तो आप ये कह सकते हो इसके अंदर भाई इतनी वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो आप, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम हो सकती है उसमें दुनिया भर के मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं इसी चीज को आगे यूं रिलेट करते हुए चल सकती हूँ, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बटे में मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स इन सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। समझ रहे हो बात, ठीक है भाई, मास ऑफ ए गैस इन ए गिवन वॉल्यूम। अब गैस का मास किसकी वजह से होगा, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उसकी वजह से। अगर कंडीशन एसटीपी है, तुमने दोनों गैस के वॉल्यूम सेम कर रखे हैं, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो भी क्या होंगे, देखो सेम ही होंगे। बात समझ रहे हो कि आप नहीं, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपने ले रखे हैं, एसटीपी कंडीशन है, तो इसका वजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ पे भी मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन द सेम वॉल्यूम। अब मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स बटे में एन मॉलिक्यूल, तो मतलब अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो दोनों में एन एन ले रखा है, तो मैं एक एक का रेशियो क्यों ना निकालूं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बटे में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सेम है भाई, इसके 10 मॉलिक्यूल का वजन बटे में इसके 50 क्या 10 का जो भी है, तो जब इसके भी 10 है इसके भी 10 है, तो इसका एक एक का रेशियो निकाल लेते, सिंपल हो जाएगा। अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को हाइड्रोजन के वन मॉलिक्यूल का मास तो पता है, इट इज 2, ठीक है। तो आप लिखोगे और देखो किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे मान लो SO3 है, SO3 SO2 जैसे अमोनिया ही है भाई, 3 और 14 17 जो है वो इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, एक्चुअली में अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास भी 17 है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस को मैं लिख सकती हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस बटे में हाइड्रोजन का कितना हो गया, मास 2, और हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, तो आप लिख सकते हो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 2, या आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी गुणा में 2। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आया बिटवीन वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस एंड द इसके बीच में बात कर रहे थे एंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की होती है डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने दोनों गैस की सेम ले रखी है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर बचा वो मास बचा, तो मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मास ऑफ उस गैस का एसटीपी कंडीशन पे किसी गिवन वॉल्यूम पे, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस का एसटीपी कंडीशन पे सेम वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। अब मास गैस का होगा किसकी वजह से, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं उसकी वजह से। अब क्योंकि तुमने वॉल्यूम दोनों की सेम ले रखी है,
एसटीपी कंडीशन है, तो एसटीपी कंडीशन पे सेम वॉल्यूम विल कैरी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। मैंने लिख दिया मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितने मॉलिक्यूल है, तो मैंने एन मान लिया, तो नीचे भी मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एन एन का रेशियो से अच्छा है मैं एक एक का रेशियो निकाल लूं, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बटे में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, इसका मुझे पता नहीं तो इसको मैं मॉलिक्यूलर मास लिख सकती हूँ, इसका मेरे को पता है 2, तो हमने सॉल्व कर दिया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लास्ट एप्लीकेशन, now the last application is to find out the relationship between mass and volume of a gas, ठीक है। किसी भी गैस के वजन और उसके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप पता किया जा सकता है बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। द कंडीशन हियर इज एसटीपी, आप एसटीपी कंडीशन के ऊपर इसको यूज करेंगे। सो हमने लास्ट एप्लीकेशन से पता किया दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द वेपर डेंसिटी, ओके। अब वेपर डेंसिटी को हम खोल के लिख सकते हैं, इट इज mass of any gas in a given volume at STP, ये जो हमने लास्ट में यूज किया था बटे में mass of H2 gas in same volume at STP। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, कि वजन उस गैस का एसटीपी कंडीशन पे किसी गिवन वॉल्यूम पे, चाहे गिवन वॉल्यूम कुछ भी हो, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, और मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द सेम वॉल्यूम। अब सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप ये जो वॉल्यूम है ये 1-1 लीटर मान लीजिए, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ गैस इन 1 लीटर एट एसटीपी। भाई 1 लीटर में जितना वजन होगा बटे में मास ऑफ H2 गैस इन 1 लीटर एट एसटीपी। अब हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर में कितना वजन होगा एसटीपी पे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 22.4 लीटर जो है वजन वो होगा हाइड्रोजन के 2 ग्राम में, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मोल इज 2 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितना वजन होगा, 2 बटे में 22.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसकी जगह तो आपका डाटा आ सकता है, तो so molecular mass is equal to 2 multiply by mass of gas in 1 liter, mass of gas in 1 liter volume at STP, और इसके बटे में आप लिख सकते हो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। हाँ ग्राम, ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, दैट विल बी इन द ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। देखो आपको अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ कर दीजिए 22.4, ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा। भाई 22.4 को मैंने उधर कर दिया, 2 से 2 आपका जो गया है वो है कट। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का क्या आएगा, मास ऑफ ए गैस इन 1 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो देखो 1 लीटर को मैंने 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली सारी टर्म किसके बराबर होगी, नाउ मास ऑफ गैस इन 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी, ये किसके बराबर आ गया, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है ये मूल कॉन्सेप्ट की, कि कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे उसका जो 1 मोल है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब 1 मोल का मतलब क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे अमोनिया का जो 1 मोल है बेटा वो 17 ग्राम है, तो मतलब 17 ग्राम अमोनिया एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ पे हमने गैस के मॉलिक्यूलर मास और उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के बीच में रिलेशनशिप पता किया है एसटीपी कंडीशन पे। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जो ऑलरेडी आपको पता है एज इन द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल। ओके, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो।